नमस्कार दोस्तों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और मेजर ध्यानचंद जी की जयंती भी है और हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में खेल का भविष्य है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं। इनको मुझे लगता है इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सुधीर जी भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं और साथ में अभय जी हैं। सुधीर जी स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं और साथ साथ अशोक जी की बात करें तो मुझे लगता है कि 2 दशकों से ये खेल की पत्रकारिता को कवर कर रहे हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अशोक जी, शुरुआत आपसे करते हैं। खेल पॉलिसी बनी, पीठ सप्तपाई सरकार ने अपनी, क्या आप उस खेल पॉलिसी से संतुष्ट हैं? ये स्वागत योग्य है कि जी पॉलिसी तो बनी, हाँ पॉलिसी बन गई, अदरवाइज हमारी कोई पॉलिसी ही नहीं थी। पर पॉलिसी क्या है उसको लेके हमारे खिलाड़ी कितने संतुष्ट हैं, उसका खिलाड़ियों को क्या लाभ होगा, ये अभी भी एक मतलब मेरी समझ में आने वाली बातें नहीं हैं जी। क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स देने की बात की गई है, सबसे पहले तो उन्होंने सबसे एक स्वागत योग्य कदम ये है कि उन्होंने कहा है कि हर वर्ष जो है वो 20 खिलाड़ियों को हम रोजगार देंगे, मतलब नौकरियाँ देंगे, सरकारी नौकरी, और 5 जो है वो गेस्टेड ऑफिसर्स उसमें अपॉइंट किए जाएंगे। बहुत बढ़िया कदम है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जिस तरीके से इसमें विलम्ब होता जा रहा है, देरी होती जा रही है, वो कुछ प्रश्न खड़े करती है कि अगर गवर्नर राज में इस तरह की देरी हो रही है तो ये पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो क्या ये पॉलिसी या ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये कंटिन्यू रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? जी, मतलब मेरे को लगता है जल्दी हो जाना चाहिए था, क्योंकि 5-7 साल से किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिली हुई है, लोगों की उम्रें निकल रही हैं, उनका खेलने का टाइम निकल रहा है, चिंता सता रही हैं कि बेसिकली खेला कोई तो क्यों खेला, और वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रही है कि एक एग्जांपल सेट हो जाती है कि देखो भाई उसका बच्चा या उस मोहल्ले का बच्चा जो है वो नेशनल प्लेयर था, इंटरनेशनल प्लेयर था, इतने मेडल जीते हैं, उसके बावजूद उसको कोई नौकरी नहीं है, आज वो हताश है, परेशान है। तो इससे अच्छा है खेलने के बजाय आप पढ़ाई के ऊपर टाइम दो, तो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा भविष्य हो सकता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। तो अगर सरकार चाहती है कि भाई रिजल्ट लाने हैं, हमने रियली उसमें गंभीरता से काम करना है, तो जल्दी से जल्दी डिसीजंस जो लिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रही अवार्ड मनी की बात, जहाँ स्पोर्ट्स किट देने की बात, जहाँ खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने की बात, तो इसमें जो है कोई पॉलिसी में कोई सोच नहीं दिखती। अब इन्होंने कहा है कि हम ओलंपिक प्लेयर जो मेडलिस्ट होगा उसको करोड़ों रुपए देंगे, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट को सम्मानित करेंगे, एशियन गेम्स में मेडलिस्ट जो होगा उसको लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, चलो 20 लाख भी देंगे। लेकिन क्या एशियन गेम्स तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है खिलाड़ी के लिए, जो जद्दोजहद का जो टाइम है, आसान नहीं है कि एशियन गेम्स में खेलना या इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना। तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप तक खिलाड़ी पहुंचेगा कैसे, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए क्या करना है, उसको लेके वो पॉलिसी में वादा नहीं है, वो नहीं कहा गया। देखिए आप ये कहें कि देखिए भाई साहब हमने 4 मंजिला मकान बना लिया है, पौड़ी बनाना हम भूल गए हैं, अब आपने चढ़ना है जैसे मर्जी चढ़ जाइए। तो इस तरह की जो काम होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है वो आप उम्मीद भी ना करें तो अच्छा है। ठीक है ना। तो पड़ोसियों से सीढ़ी लेके आप 4 मंजिला बिल्डिंग पर एक बार चढ़ जाएंगे, 2 बार चढ़ जाएंगे, लेकिन बार चढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि वो नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में चला जाएगा, लेकिन क्या वो वहाँ से मेडल जीत पाता है या नहीं जीत पाता? नहीं जीत पाता तो क्या वो नालायक हो गया? क्या उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या उसका फ्यूचर नहीं है? उसके लिए बी प्लान क्या है? ठीक है ना, उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, उनके फ्यूचर को लेके हमें गंभीरता से सोचने की बात। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम विषय बता दें कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जम्मू कश्मीर में खेल का क्या भविष्य है, फ्यूचर क्या है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी, अपना रिएक्शन भी लिख सकते हैं, भेज सकते हैं हमें। और बताते चले हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें अशोक शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लंबे समय से स्पोर्ट्स को कवर करते आ रहे हैं। सुधीर जी हैं, सुधीर जी को सब जानते हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि वो पत्रकार भी रहे हैं। और अभय जी हैं, फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं। सुधीर जी आपसे जानना चाहूँगा काउंसिल्स की जो भूमिका है, एसोसिएशंस की भूमिका, उस पर कहीं ना कहीं
प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं। कार्य प्रणाली में कोई बदलाव आया है? सबसे पहले मैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस पे जो है मेजर ध्यानचंद जी के जो बर्थ एनिवर्सरी पे आज मनाया जाता है, सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ, खिलाड़ियों को, दर्शकों को, सबको बधाई देता हूँ। तो जैसे आपका सवाल है कि अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ जी। हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में 57 रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं जी। 57 में मुझे जो मेरी अपनी जानकारी है उसमें 4 और या 5 जो एक्टिव हैं, बाकी सभी जो हैं पेपर के ऊपर ही चलती रहती हैं। एक रूल है कि आप स्पोर्ट्स एसोसिएशन जब बनाओगे तो उसकी कम से कम 10 यूनिट्स होने चाहिए पूरे J&K यूटी के अंदर जी, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि मैक्सिमम जो एसोसिएशन है, जिसमें मैं कह नहीं सकता, 50 एसोसिएशन ऐसी हैं जिनकी यूनिट कश्मीर में है या कश्मीर वालों की जम्मू में है, जम्मू में नहीं है जी। जो सिर्फ कश्मीर में कन्फाइंड है, या जम्मू वाले जम्मू में कन्फाइंड में, कश्मीर वालों की जम्मू में नहीं है, जम्मू वालों की कश्मीर में नहीं है। तो ये उससे ये प्लेयरों को, जो खिलाड़ियों को है ना, कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। स्पोर्ट्स काउंसिल भी उनको हर साल इलेक्शन, जो 4 साल के बाद इलेक्शन होती है, अपना ऑब्जर्वर भेजती है। मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल को क्लियरली ब्लेम करता हूँ। इसलिए ब्लेम करता हूँ कि जब वो अपना ऑब्जर्वर भेजती है तो वो ऑब्जर्वर का काम होता है ऑब्जर्व करना जी, ठीक है। ये इलेक्शन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ जो स्पोर्ट्स काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन है, एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंडर हो रही है, नहीं हो रही हैं। उनके सामने ही ये एसोसिएशन जो इलेक्शन हो रही होती हैं, ये वो अपने ही और काउंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करती हैं जी। तो काउंसिल के जो ऑब्जर्वर हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, कोई कुछ नहीं लेता। आराम से उनकी एसोसिएशन को ये क्लियर करते हैं और वो 4 साल, अगले 4 साल के लिए फिर वही काम करते हैं जो पिछले 4 साल करते आए हैं जी। तो मैं ये चीज़ आपको ये बता दूँ कि हमारी, जैसे आपने कहा कि हमारे जो है एसोसिएशन है, इनमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बात जान के हैरानगी होगी कि हमारी जो 57 एसोसिएशन है, ये आती हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर। ये सारी एसोसिएशन काम करती है जी। 3 एसोसिएशन है सिर्फ ऐसी हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिस्ट में अपडेटेड है। बाकी 54 जो एसोसिएशन है वो डिफंक्ट हैं। फिर भी डिफंक्ट एसोसिएशन को काउंसिल जो है, काउंसिल फिर क्या काम कर रही है? जो डिफंक्ट है उनको बाहर निकालना चाहिए। यस, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। उनको हम कह रहे हैं उनको बाहर निकालो, उनके खिलाफ एक्शन लो। पहले आप अपना जो है एनजीओ जो है, जो एसोसिएशन है, ये भी एनजीओ एक्ट के अंदर, जो एनजीओ जैसे एनजीओ रजिस्टर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, इनको भी मैंडेटरी है रजिस्टर कराना जी। ये एक टाइम जब बनती है तब रजिस्टर हुई है सभी एसोसिएशन है। उसके बाद इन्होंने, किसी ने रिन्यू नहीं करवाई, किसी ने कुछ नहीं कराई। पिछले दिनों एक यहाँ पे सरकार ने इसको संज्ञान में लिया था कि ये जो हमारे जो पुराने जो लेफ्टिनेंट जो एडवाइज़र थे जी, उन्होंने इसको सीरियसली लिया था। उन्होंने सबको कहा था कि इनको, ये जो इनकी एसोसिएशन है, इनको बोलो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ से आप अपडेट कराओ और रिन्यू करवाओ। इन्होंने जब वो चले गए तब उन्होंने इनका पैसा बंद कर दिया। जैसे उनको एडवाइज़र टू गवर्नर चले गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर चले गए, इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल ने क्या किया, उनके सारे के सारे पैसे वो रिलीज़ कर दिए। वो आज की डेट में अगर आप देखें, ये इलीगल वे है उनको पैसा देना जो है। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो इसके ऊपर संज्ञान ले तो ये जो है, क्या एसोसिएशन है, क्या स्पोर्ट्स काउंसिल है, उनको ये इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा जी। आप फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आपने, मुझे लगता है कि अपनी सारा समय जो है खेल को दिया है। क्या सोच के दिया है और क्या आपको भविष्य नज़र आता है इसमें? जैसे कि आज की आप देख रहे हो कि हमारा जो स्पोर्ट्स है काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे पहुंच चुका हुआ है हमारे इंडिया का जी। एज़ कम्पेयर टू आजकल देख रहे हो कि पुराने जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें सिखाया है कि किस तरीके से आप लोगों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है। तो बस उन्हीं की दुआएं अभी हमारे साथ चल रही हैं जो हमारे जम्मू को, स्पोर्ट्स को आगे ग्रोथ करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। राइट। एक्चुअली अभी मैं बीपीएड का कोर्स कर रहा हूँ फ्रॉम त्रिकुटा कॉलेज से। तो मैंने स्पोर्ट्स तो मेरा था, वो मेरा एक पैशन था,
मेरे घर वाले के थ्रू भी आया था। मेरे फादर आल्सो है स्पोर्ट्स पर्सन, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था कि आगे हमारे जो स्पोर्ट्स है, हमारा स्पोर्ट्स करियर है काफ़ी अच्छा है जम्मू कश्मीर के लिए। और जैसे कि आपने देखा कि कॉमनवेल्थ में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मेरा जो मानना है कि वो मैक्सिमम हरियाणा की तरफ से होते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर से काफ़ी कम स्पोर्ट्स पर्सन आपको दिखेंगे कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से भी कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बाहर के निकल के आने चाहिए, उनको भी ऐसे अप्रोच मिलने चाहिए हाई लेवल पर खेलने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ। और जम्मू कश्मीर की तरफ से आई होप काफ़ी हमारे जो देख रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हो गए, हमारे स्पोर्ट्स कोच हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और करना चाहिए आगे भी स्पोर्ट्स पर्सन को। मैं यही दुआ करूँगा। तो दोस्तों, आज हम ये विषय लेके बैठे हैं आपके पास, आपके साथ, कि राष्ट्रीय खेल दिवस है और जम्मू कश्मीर में खेल का क्या फ्यूचर है, ये स्पोर्ट्स का जम्मू कश्मीर में क्या फ्यूचर है। अशोक जी, सवाल ये उठता है कि हमने आज़ादी के बाद से, खैर जम्मू कश्मीर तो अलग था, लेकिन हमने इतने सालों में जैसे जैसे तरक्की की, क्या स्पोर्ट्स ने उसी के साथ कदम ताल मिलाया कि नहीं? क्या बराबर चलता है ग्रोथ की स्पोर्ट्स ने? विनोद जी, नो डाउट स्पोर्ट्स में हमारा ग्राफ ऊंचा आया है जी, लेकिन आज तक जितने भी पदक खिलाड़ियों ने जीते हैं नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ भी बच्चे पहुँचे हैं, तो उसमें उनके अभिभावकों का, उनके कोचेस का और उनकी अपनी मेहनत वो ज़्यादा काम करती है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह का सहयोग जी सरकार की तरफ से, या स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, या यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से, या हायर एजुकेशन की तरफ से होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है जी, आज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो कई एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ये वो अपने तौर पे श्रद्धांजलि देने के तौर पे कुछ लोगों को सम्मानित कर देंगे, तो ये बता देंगे कि हमने बहुत बड़ी क्रांति ला दी। लेकिन रियलिटी ये है कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए जिस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत थी, वो अभी तक भी नहीं उठाए गए हैं जी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप हमारा मतलब मैं जो देख रहा हूँ पिछले 5 दशकों से, 10 दशकों से, 7 दशकों से हमारे पास एक ही स्टेडियम है, एमए स्टेडियम जी। आप बताइए कि आज से 50 साल पहले जम्मू की जो पॉपुलेशन थी, क्या आज भी उतनी ही पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्या उतने ही लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं जितने पहले खेलते थे? तो जब ऐसा नहीं है, जब पॉपुलेशन बड़ी है, ज़रूरतें बड़ी हैं, संसाधनों की जो पूर्ति हो रही है, तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता था? जैसे जैसे कॉलोनीज डेवलप हुई, जेडीए ने हमारी कई कॉलोनीज डेवलप की, जहाँ प्राइवेट कॉलोनीज बड़ी डेवलप हुई, कई मोहल्ले डेवलप हुए। आप बताइए, क्या किसी एक मोहल्ले की आप एग्जांपल दे के कह सकते हैं कि इस मोहल्ले को बड़े प्लान वे से बनाया गया है, यहाँ पे कोचिंग मतलब सेंटर हो सकता है, यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लेग्राउंड है, यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है? बहाना यही है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। कॉलोनी बसाने के लिए जब ज़मीन थी, तो क्या स्टेडियम बनाने के लिए ज़मीन नहीं रहती? आज भी अगर इच्छा हो तो क्या हर वार्ड में जो है वो इंडोर स्टेडियम बनाना पॉसिबल नहीं है जी? जहाँ जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहने को तो ये कह रहे हैं कि हर पंचायत लेवल पे हम जो है स्टेडियम डेवलप कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं। देखिए सर, सिर्फ खुला खेत जो है वो स्टेडियम नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, आज जिस तरह का कंपटीशन है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से आप रिजल्ट्स नहीं ला सकते। आप बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए एक बच्चे को और उसको बताइए कि हाँ इसको ऐसे ऐसे खेलना है, खेल एक बार छोड़ दीजिए, बता के छोड़ दीजिए, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको वो राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ले आएगा, वो पॉसिबल नहीं है जी। आज हर दिन जो है वो नई टेक्निक आ रही है, और नई टेक्निक के साथ साथ हमारे कोचेस जो है होने चाहिए जी, लेकिन हमारे पास कोचेस की बहुत ज़्यादा कमी है। आप जम्मू इस समय में, जैसे सुधीर जी कह रहे थे, हमारा जो स्पोर्ट्स है वो जम्मू और श्रीनगर तक सीमित है। जो गेम्स श्रीनगर में होती हैं वो जम्मू में नहीं होती, जो जम्मू में होती हैं वो श्रीनगर में नहीं होती। आधी आधी बांट ली हैं, आधी दुकानदारी तुम्हारी, आधी हमारी, बाकी वाले जो हैं वो जाए बाढ़ में, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं। जबकि पोटेंशियल की कहीं कमी नहीं है। लद्दाख से भी अगर पोटेंशियल निकल सकता है तो उसके लिए भी हमें काम करना होगा। रजौरी से अगर अच्छे पहलवान निकल सकते हैं, अच्छे वेट लिफ्टर निकल सकते हैं, तो क्या उनको ध्यान में रख के कोई काम हुआ? हमें जरूरी नहीं कि वही
पाव भाजी खा के और मोमो खाने वाले और चिप्स खाने वालों को ही वेट लिफ्टर बनाना है। दूध दही खाने वालों के ऊपर भी कभी सोचिए और देखिए कि उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं या मोमो खा के रिजल्ट अच्छे आते हैं। यानी इस आपके मुताबिक सिटी तक की कन्फाइंड है? सिटी तक ही नहीं, सिटी के भी पर्टिकुलर कुछ मोहल्लों तक सीमित है। गांधीनगर में आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, पार्क मिल जाएंगे, ग्राउंड्स मिल जाएंगी, कोचिंग मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप मेरे को बता दीजिए, आप पुल क्रॉस करके स्टेडियम से आगे चले जाइए, अखनूर तक, जोड़ियां तक, पलांवाला तक, क्या एक मैदान है? क्या एक इंडोर स्टेडियम है? क्या कहीं हॉकी का, कोई फुटबॉल का, कोई टेबल टेनिस का, कोई खो खो का? खो खो तो हमारी लड़कियां भी हर मोहल्ले में खेलती थी ना, जगह थी उनके पास तो खेल लेती थी। आज क्या किसी मोहल्ले में किसी आपने कितने 10-12 साल से कहीं देखा मोहल्ले में लड़कियां खो खो खेल रही हैं? स्टापू खेलती थी, खो खो खेलती थी और कई गेमें खेलती थी, लेकिन आज वो नहीं खेल पाती क्योंकि वो माहौल नहीं रहा, जगह ही नहीं रही। जब तक आप बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, बहुत बढ़िया खेलते थे, हैंडबॉल के प्लेयर थे, और उनका बेटा जो था वो बास्केटबॉल का बड़ा अच्छा प्लेयर था, जम्मू में मतलब स्टेट लेवल पे खेलता था जी। तो उन्होंने जब वो अमेरिका चले गए तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया और बड़ी खुश होकर बता रहे थे कि मेरा बेटा ना इस साल मोहल्ले की टीम में आ गया। मैंने बोला यार वो तो यहाँ का स्टेट चैंपियन था और अब वो मोहल्ले की टीम में आ गया। बोलता पिछले साल मोहल्ले की टीम में भी नहीं आया था। मतलब कंपटीशन का लेवल वहाँ क्या है और हमारा क्या है आपको अंदाजा हो गया होगा जी। तो हमें थोड़ा सा प्लानिंग के तहत काम करना होगा जी। आज 1.5 करोड़ रुपया लेके हम एमए स्टेडियम का गेट बना रहे हैं, ठीक है। आप बताओ कि क्या इस समय गेट बनाना ज्यादा जरूरी है या कहीं स्टेडियम बनाना ज्यादा जरूरी है जी। स्मैलपुर है, आरएसपुरा है, सांबा है, कठुआ है, बिलावर है, बसोली है, हीरानगर का स्टेडियम, ये आपके बिल्कुल साथ ही यहाँ चट्ठा में एक स्टेडियम बनाया है इन्होंने। आज तक ये बाउंड्री वॉल नहीं बना पाए, ठीक है। जब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे और स्टेडियम के गेट बना के क्या दिखाना चाहते हो कि हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया। भाई साहब, जब तक जमीन पे काम नहीं होंगे और जो लोग एसी में बैठ के प्लानिंग्स करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, जब तक उन लोगों से छुटकारा नहीं होगा स्पोर्ट्स का भला नहीं हो सकता। एटलीस्ट अगर आप चाहते हो कि स्पोर्ट्स का भला करना है तो स्पोर्ट्समैन को इन्वॉल्व करिए जी। सुधीर जी से जानते हैं। सुधीर जी, आपको जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है उसमें क्या फ्लॉज लगते हैं? देखिए विनोद जी, ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं इसका विरोध इसलिए करता हूँ, मैं इसको एक ब्यूरोक्रेटिक स्पोर्ट्स पॉलिसी मानता हूँ। क्योंकि ये पॉलिसी जो बनी है ये सेक्रेटरीट में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बैठ के बनाई हुई है। जिस पॉलिसी में खामी, जो सबसे बड़ी खामी ये है, इन्होंने ये रखा 2014 के बाद हमारे जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे आज तक उनको एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दी नहीं है। इन्होंने कहा कि अब हम आपको देंगे नई पॉलिसी के तहत। अरे भाई, आप पुराने अब मैं यहाँ नहीं कहूँगा, पुरानी चीज़ को नया मतलब उसको कपड़े डाल के बता रहे हो कि आप हमारी ये नया हम जो ये नहीं लाई है बाजार से जी। तो ऐसा नहीं है। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी स्पोर्ट्स पॉलिसी, हमने इनको ये बताया था पॉलिसी होती है, जैसे आपने पंजाब में देखा होगा वहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी है उनकी। जब भी जनरल रिक्रूटमेंट होती है, जैसे हमारा एसएसबी है या पीएससी रिक्रूटमेंट करती है, वहाँ पे 1% या 1.5% वो दैट कम्स वो स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंडर आती है जी। जैसे वहाँ पे लगते हैं 1.5%, 2%, 1% लोग हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो पीएन की पोस्ट हो, चाहे वो गस्टेड अफसर की पोस्ट हो, चाहे वो नॉन गस्टेड पोस्ट हो, वहाँ आप क्यों नहीं लगाते? आपने 14 बंदे या 20 बंदे या 29 बंदों को आपने रखा है जी, हर साल आप लगाएंगे। 14 के बाद आपने लगाए भी नहीं है। जब आपने लगाए नहीं है स्पोर्ट्स पॉलिसी को करना क्या है? आप बार बार जो सरकार आती है, आपने देखा होगा, मैंने तो अभी तक ये देखा अपने 30 साल के कैरियर में, जो सरकार आती है वो स्पोर्ट्स पॉलिसी ले आती है, उसी का नाम चेंज करके 2-4 पहरे उसके ऊपर नीचे करके वो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आ जाती है। यही आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने भी यही किया, पुरानी पॉलिसी को 2-3 पहरे ऊपर नीचे करके बोल दिया कि ये आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी। अरे भाई, बच्चों को चाहिए, आप बच्चों के पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह, महाराष्ट्र की तरह और दूसरी स्टेटों की तरह आप इनका वन टाइम जो है फॉर एवर के लिए 1%, 1.5%, 2% कोटा फिक्स कर दो। जो भी जॉब लगेगी आप यहाँ पे वहाँ पे आपकी नौकरी ऑटोमेटिकली लगेगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको 20 हर साल लगाने की, 14 हर साल लगाने की। उसमें भी एक धांधली होती है, जो ये 14-20 जो लगाते हैं ना, आज तक लगाते आए हैं, वो जो ब्लू आइड होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो उसके अंदर आ जाते हैं।
जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं वो वहाँ से छूट जाते हैं। तो ये चीज़ों इनको अपनी पॉलिसी में ये बीच में अमेंडमेंट करके सरकार को ये डालना चाहिए। ये इन्होंने जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रखा है जॉब के लिए, इसको ख़त्म करके इसमें 1.5% 2% जो है, चाहे वो पीएन की निकले, चाहे वो नॉन गस्टेड की हो, चाहे वो गस्टेड हो, उसमें डाल के उसको अमेंडमेंट करके, ताकि खिलाड़ियों को ये चीज़ें, ये फ़ायदा खिलाड़ियों का मिले और उनका भविष्य और उनकी जो फैमिली है उनका भविष्य जो सुरक्षित हो पाए। अभी जी आपको क्या लगता है कि जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं वो पर्याप्त है? क्या बाकी नेबरिंग स्टेट में भी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है? नहीं, अगर आप देखोगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है जैसे कि हम चाहते हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे आप देख सकते हो अभी परेड में किस तरह के अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे ग्राउंड काफ़ी अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो काफ़ी अच्छे उसके ऊपर मतलब कि जो उन्होंने प्रोसेस रखा हुआ था काफ़ी अच्छे तरीके से किया भी है वहाँ पे, और काफ़ी हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हमारे फुटबॉल प्लेयर हैं वो खेलने आते हैं वहाँ पे। बट अगर वो चीज़ पहले की होती हमारे जम्मू कश्मीर के, अगर जम्मू में जो हमारी परेड ग्राउंड थी उसको अच्छे तरीके से पहले भी रेनोवेट किया होता, अच्छे तरीके से ग्राउंड बनाई होती, क्या पता हमारे इंडिया टीम में भी हमारे जम्मू कश्मीर के प्लेयर होते वहाँ पे। जी तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जम्मू कश्मीर में खेल का क्या भविष्य, इस पर चर्चा कर रहे हैं और अशोक जी बताएंगे हमें। क्या अशोक जी, एक व्यक्ति जब खेलना चाहता है, उनके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती है, तो कितना डिमोरलाइज हो जाते हो? देखिए विनोद जी, आज की डेट में मैं एक अपने आप को मानता हूँ कि मैं बड़ा स्पोर्ट्स का प्रमोटर हूँ जी। हर बंदे को कहता हूँ यार स्पोर्ट्स खेलो जी, खेलना चाहिए जी। आगे से जब कोई जवाब पूछता है ना क्यों खेलना चाहिए, तो मेरे पास आज की डेट में यही कहता हूँ कि भाई फिटनेस के लिए खेलना चाहिए। फिटनेस तो रहेगी, कम से कम बच्चा बुरी आदतों से बच जाएगा, फ्यूचर नहीं, इसके अलावा आगे कुछ कहने को रहता नहीं है जी। तो जैसे सुधीर जी ने कहा कि जैसे 1-2% आरक्षण जो है वो डिक्लेयर हो जाए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए थ्रू आउट इंडिया, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही थ्रू आउट इंडिया हो जाए, तो उससे ये होगा कि हम मानते हैं ना, हम क्लेम करते हैं कि हमारे 50% जो यूथ है या वो तो ग्राउंड में जाता है, स्पोर्ट्स हम एजुकेशन का हिस्सा बना रहे हैं। जब आपको ये दावे हैं आपके कि करोड़ों की संख्या में जो है वो हम बच्चों को स्टेडियम ला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा इतना बजट जो है वो स्पोर्ट्स पर खर्च हो रहा है, दैट मीन्स के आप मानते हो कि एक ज़्यादा नहीं तो 20% पॉपुलेशन जो है वो उनके हिसाब से स्पोर्ट्स में है, जबकि है 2% ही जी। तो अगर 20% है तो 20% के हिसाब से आरक्षण दे दीजिए। चलो मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं 1% ही दे दीजिए, सो दैट के एक बच्चा ये सोच के चले कि अगर मेरी पढ़ाई कहीं सफ़र भी करेगी तो मेरे को वहाँ से उसका बेनिफिट आगे मिल जाएगा जी। फिर यहाँ की स्पोर्ट्स पॉलिसी की या स्पोर्ट्स की इंकरेजमेंट की जो बात है वो सिर्फ अभिभावक के कहने से बच्चा जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाता। उसका कारण ये है कि माँ बाप की ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चा स्कूल भी जाए, स्कूल में वो सबके साथ वहाँ भी कम्पीट करे। भाई साहब, जो बच्चा स्टेडियम में 4 घंटे लगाएगा, फिर आने जाने का समय निकाल दीजिए, चलो वो स्कूल में भी जाता है आता है, उसको भी निकाल दीजिए, खैर वो भी थकावट वाला टाइम होता है, वेस्ट होता है टाइम, लेकिन 4 घंटे एक बच्चे को आप स्टेडियम घुमा के सिर्फ पैदल घुमा लीजिए। जो हमारे पॉलिसीज बनाते हैं, जिनको लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को हम बहुत 1% देने में बड़ा एहसान कर रहे हैं, उनको कहिए आप रोज़ के 4 चक्कर स्टेडियम पे सिर्फ चक्कर टहलते हुए लगा लीजिए, उसके बाद कुर्सी पे बैठ के प्रॉपर 2-3 घंटे लगातार काम करके दिखा दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा जो है वो एजुकेशन में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, हम उसकी मदद भी ना करें और वो देश के लिए जो मेडल भी ले आए। देश के लिए जब मेडल ले आएगा फिर हम थपथपा उनके बीच थपथपाने चले जाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे और क्लेम कर देंगे देखिए हमने इंटरनेशनल प्लेयर बना दिया। जबकि अगर गंभीरता से आप चाहते हो कि भाई हमने स्पोर्ट्समैन बनाना है, तो फिर आप उसके ऊपर प्रॉपरली कंसंट्रेट करिए जी। उस दिन मत आ जाइए जिस दिन झंडी लेके आगे कि भाई हमने इसको बना दिया। आपने नहीं बनाया, उसने अपनी मेहनत से कुछ किया है। अगर आपने कुछ किया है प्लेयर के लिए तो आइए ना सामने जी। आप किसी दिन कोशिश करके देख लीजिए, आप अपने स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी को किसी दिन फ़ोन करके कहिए कि हमें आपका इंटरव्यू करना है, आप टाइम निकाल दीजिए। वो नहीं आएगी। वही अगर उन्होंने काम किया है तो वो मीडिया से डरती क्यों है जी? आने दो ना उनको जी। आप स्पोर्ट्स काउंसिल की कोई जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको बोलिए ना, आप महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिए, फेस तो करिए मीडिया को, बताइए आपने ये काम कर लिया
और फिर मीडिया को लिखने दीजिए कि भाई क्या किया या क्या नहीं किया। मीडिया तो जानता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप उनको लिखने भी नहीं देंगे, आप अपनी बात भी नहीं कहेंगे और ये दावे करते रहेंगे कि हमने तो क्रांति कर दी स्पोर्ट्स में। इस झूठे दावे करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में चाहते हो कि हमारे बच्चे खेलें, हमारा भविष्य सुरक्षित हो, तो ग्राउंड लेवल पे आके काम करिए और जो लोग खेलने में अच्छा करते हैं उनको अप्रिशिएट करिए। और सिर्फ ये मत सोचिए कि मैंने बच्चे को, देखो ये बच्चा इंटरनेशनल खेलने गया था, हमने उसको लाख रुपए की मदद कर दी। भाई साहब, लाख रुपए में कोई कुछ नहीं मदद नहीं होती। एक बच्चे की किट जो है ना, उसके ऊपर लाख लाख रुपए खर्च होता है। नीरज चोपड़ा जो बाला फेंकता है ना, वो 2.5-3 लाख रुपए खर्च होता है उसके ऊपर। ठीक है ना। आप हमारे पास पूरे जम्मू कश्मीर में पूछ लीजिए कितने बाले हैं नीरज चोपड़ा जैसे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देना नहीं और एक्सपेक्ट करना है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मेडल चाहिए। और जो बच्चा इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लिए चुना जाता है, आप कितने पैसे देते हैं उनको, क्या मदद करते हैं? आप मेरे को, आप ये मेरा एक सवाल नोट कर लीजिए, जब कभी आपको सेक्रेटरी मिले आप उनको पूछिए, मैडम आपने इंटरनेशनल लेवल के कितने प्लेयर्स की क्या मदद कर दी? स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई, स्पोर्ट्स पॉलिसी में तो आपने इतने इतने दावे किए थे, उसके बाद आपने बच्चों को क्या कर दिया? सिर्फ स्टेडियम का गेट बना देने से या बिल्डिंग खड़ी कर देने से खिलाड़ी पैदा नहीं होते। मैं पहले भी कहता हूँ, धकेलने से धावक तैयार नहीं होते। अगर धकेलने से धावक तैयार होते तो आज करोड़ों की संख्या में प्लेयर्स जो होते वो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ला रहे होते। मेडल जीतना जो है वो खून पसीना बहा के, पसीना नहीं खून बहता है खिलाड़ी का मैदान पे, तब जब वो प्लेयर बनता है। जब प्लेयर बनता है तो फिर उसको कदर ना मिले, उसकी इज्जत ना हो, उसकी इज्जत, उसके मेहनत की पहचान ना हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में आपके लाखों की संख्या में प्लेयर्स तैयार होंगे। कैसे तैयार हो जाएंगे? दावे करने से कुछ नहीं होगा, जमीनी लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। आखिरी सवाल सुधीर जी आपसे, कि कुछ ऐसी स्टेट्स है जिनकी पहचान खेल से होती है और हमारी स्टेट की पहचान आतंकवाद से होती है, और क्या वाकई में सरकार की तरफ से खामियां रही हैं कि खेल को प्रमोट नहीं कर पाई सरकार? मैं आपकी बात से आधे तरीके से सहमत हूँ। हाँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हमारे से बहुत पीछे था जी। लेकिन जैसे अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उनके वालिद जो थे वहाँ के वो चीफ मिनिस्टर थे, तभी उन्होंने एक रेवोल्यूशन वहाँ पे लाया और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। हम लोग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट थी, हम लोग आतंकवाद से जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब मैं, एक चीफ मिनिस्टर हमारे ऐसे थे यहाँ पे जिन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स के बलबूते पे आतंकवाद को, उस पे ऊपर अंकुश लगाया था, लगाम लगाई थी। और उन्होंने जब भी कोई खिलाड़ी खेलता था तो वो ग्राउंड में जाके खुद खिलाड़ियों से मिलते थे। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जैसे भी कोई भी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडवाइज़र, चीफ सेक्रेटरी या कोई ऐसे जो लोग हैं, पॉलिसी मेकर हैं, जब वो बाहर जाएं वो जाके देखें कि ये जो खिलाड़ी हैं इनकी कमी, इनको चाहिए क्या है, इनको ज़रूरत किस बात की है। जैसे मैं लास्ट में एक बात आपको ज़रूर कहूँगा विनोद जी, खिलाड़ी जो हमेशा होता है वो गाँव से निकलता है, जो देश को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा मेजर ध्यानचंद कहाँ से थे? इलाहाबाद से। इलाहाबाद कोई विकसित जो था इलाका नहीं था तब, आज़ादी के पहले जी। कपिल देव थे, वो एक बिल्कुल गांव से थे, वो गांव में खेती करते थे, वहीं से पैदा हुए और उन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, मिल्खा सिंह को सभी जानते हैं। हाँ, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको कभी इनकी जो हिस्ट्री है, बायोग्राफी, इन्होंने पढ़ी नहीं होगी। इन लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ से गए हैं। मैं ये कहता हूँ जैसे मिल्खा सिंह गांव से निकल के कहाँ पे गए, पाकिस्तान में जाके उन्होंने पूरा वर्ल्ड में अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद है, और मेजर ध्यानचंद को मिलने के लिए डॉन ब्रैडमैन, हिटलर जैसे लोग वो तरसते थे, भाई हमने इनसे मिलना है। कपिल देव को हैरान हो गया था जब इंग्लैंड में जब उन्होंने जीता था मैच वर्ल्ड कप इंडिया के लिए, वो सभी लोग हैरान हो गए, तो ये कहाँ से लेके आए, इस जाट आदमी को कहाँ से लेके आए। इसलिए हमें फोकस करना है, रूरल एरिया पे फोकस करें जी। और रूरल एरिया पे हम ज़्यादा नहीं, शहर को हमने इग्नोर नहीं करना, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए रूरल एरिया में, टैलेंट वहाँ से जो टैप करके उसको और ग्रूम करके
अपनी स्टेट को वो रिप्रेजेंट करें और उनके बाद वो अपने नेशनल में रिप्रेजेंट करें। उसके बाद में आप एशियन गेम में, वर्ल्ड कप में या ओलंपिक में हम लोग जा सकते हैं। हम कहीं भी, हमारे जो बच्चे हैं वो इतने नाकाबिल नहीं है कि वहाँ नहीं जा सकते। सिर्फ हमें संस्थान जो फैसिलिटी है और जो हमें एसोसिएशन है और तीसरा स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, इन तीनों चीज़ों की अगर हमें सपोर्ट हो तो हम लोग, हमारे बच्चे कहीं भी वर्ल्ड में जाके अपना स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन कर सकते हैं। सुधीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आबिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।